एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 13 अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। मोधेरा, विच वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। देखिए, मोधेरा एक विलेज है जहाँ पे जितने भी घर हैं वहाँ पे 24/7 सोलर के थ्रू पावर दी जाती है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मोधेरा को डिक्लेयर कर दिया है पहला इंडिया का सोलर पावर्ड विलेज। ठीक है, और ये विलेज कहाँ पे है? महसाना डिस्ट्रिक्ट में इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, और मोधेरा और किस वजह से जाना जाता है? यहाँ पे एक सैन टेम्पल भी है। ठीक है, तो गुजरात गवर्नमेंट के मुताबिक 1000 से भी ज़्यादा सोलर पैनल्स अब तक यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं विलेज हाउसेस के अंदर, और इसी के साथ विलेजर्स के लिए इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, और इनको ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है एट ज़ीरो कॉस्ट। ठीक है, तो आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज कौन सा है, तो इसका नाम सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ये नाम है मोधेरा। और या फिर पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में ये लाई करता है, तो ध्यान रखिएगा गुजरात में। इसी के साथ आपको कॉमेंट्स में लिखना है कि इंडिया का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज कौन सा है और कौन से स्टेट में लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द बेटियां बने कुशल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्किलिंग इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने हाल ही में बेटियां बने कुशल के नाम से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि इन्होंने बात की थी कि जो भी लड़कियां हैं उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हमें प्रमोट करना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को, और इसका नाम इन्होंने दिया था बेटियां बने कुशल। तो इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है अंडर द बैनर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, और कब किया गया था? ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं ये दिन हम कब ऑब्जर्व करते हैं? और इसके अलावा डिफरेंट तरह के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स साइन किए गए हैं कौन सी दो मिनिस्ट्री के बीच? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के बीच। ठीक है, और अब ये दोनों मिनिस्ट्रीज मिलके जो भी यंग गर्ल्स हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था? ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, इसके अलावा ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट, जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल। ठीक है, और ये एक तरह का फुली डिजिटाइज्ड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होगा जिसमें जो भी एलिजिबल आर्टिजन्स हैं वो ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन प्रोसेस होगा इसके थ्रू सभी आर्टिजन्स को इक्वल, फेयर और ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल, इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल को कौन सी मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल लॉन्च किया है, तो ध्यान में रखिएगा ये है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर jointly built by Sports Authority of India and NTPC was recently inaugurated in which state or the union territory। सबसे पहले याद रखिएगा कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कौन सी दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर बिल्ड कर रही है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NTPC। और आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स
कौन है? मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। याद रखिएगा ये मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स भी हैं। इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। कहाँ पे? इन बिलासपुर, जो कि हिमाचल प्रदेश में लाई करता है। ठीक है, और ये पहला ऐसा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है जिसको ज्वाइंटली इनिशिएट किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एनटीपीसी के साथ मिलके। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, और ये जो सेंटर है इसमें उन एथलीट्स को ट्रेन किया जाएगा जो वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोइंग, इसके अलावा कैनोइंग और कयाकिंग वगैरह। ठीक है, ये डिफरेंट तरह के नेम्स हैं वाटर स्पोर्ट्स के। तो ध्यान में आपको रखना है कि ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2022? आपसे पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम क्या थी इस साल के लिए। सबसे पहले हर साल इसको हम मनाते हैं 10 अक्टूबर को। किस लिए? मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए पूरी दुनिया में। और कब से हम मना रहे हैं? तो 2013 से। ठीक है, और इस साल के लिए थीम क्या थी? मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। तो बहुत बार मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी डेज और थीम्स का आप क्वेश्चन देखेंगे तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कब उसको हम मनाते हैं? तो 10 अक्टूबर को। और थीम क्या थी इस साल के लिए? तो मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। ठीक है, देखिए इसके अलावा वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 9 अक्टूबर को। किस लिए? क्योंकि इसी साल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। कब? 1874 में। ठीक है, और जो इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसने इस साल सेलिब्रेट किया है नेशनल पोस्टल वीक को। कब से कब तक? 9 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक। ठीक है, और जो इंडिया की पोस्ट है, याद रखिएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल सिस्टम है। और इस साल के लिए इन्होंने थीम क्या रखी है? पोस्ट फॉर प्लैनेट मूविंग अ स्टेप अहेड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि जो वर्ल्ड पोस्ट डे है कौन से मंथ में हम उसका सेलिब्रेशन ऑब्जर्व करते हैं, तो याद रखिएगा अक्टूबर मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समंथा क्रिस्टोफोरिटी हु वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द फर्स्ट फीमेल कमांडर ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम विच रीजन? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट फीमेल कमांडर कौन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो भेजी गई हैं। ये है समंथा क्रिस्टोफोरिटी। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन से रीजन से बिलोंग करती हैं। तो पहले ये यूरोपियन फीमेल कमांडर हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और ये एक इटालियन एस्ट्रोनॉट हैं। ठीक है, तो ये इटली से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है जिसमें एम क्या है कि जो भी यंग गर्ल्स हैं उनको इंस्पायर करना कि वो अपना कैरियर स्टार्ट करें स्टेम फील्ड में। ठीक है, स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ध्यान में रखिएगा ये है समंथा क्रिस्टोफोरिटी, और कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करती हैं? इटली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च्ड अ न्यू टास्क फोर्स अंडर द स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप विद विच कंट्री? तो हमने हाल ही में एक नया टास्क फोर्स स्टार्ट किया है अंडर द स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। कौन सी कंट्री के साथ मिलके? तो यूएस और इंडिया ने लॉन्च कर लिया है अपना नया टास्क फोर्स अंडर दिस पार्टनरशिप। और इस टास्क फोर्स का काम क्या होगा? एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना। ठीक है, तो ये बेसिकली फैसिलिटेट करेगा जो ऑनगोइंग डायलॉग है अमंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, साथ ही इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, उसको लेके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी दो कंट्रीज एसोसिएटेड हैं एक नए टास्क फोर्स जनरेट करने से अंडर द स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, तो ये दो कंट्रीज हैं इंडिया और यूएस। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ द हेली इंडिया समिट 2022? तो हमारे मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है चौथा हेली इंडिया समिट 2022 को। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और इस साल के लिए थीम क्या थी इस इवेंट की? हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ओके, और ऐसा अनाउंस किया गया कि एक सिविल एनक्लेव भी बिल्ड किया जाएगा जम्मू में जिसकी लागत आएगी 861 करोड़ रुपीस। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने यह भी डिसाइड किया है कि वो प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च करेंगे बाय डिप्लॉइंग अ हेलीकॉप्टर, ताकि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। कहाँ पे? एम्स ऋषिकेश में। ठीक है, फिलहाल आपके लिए सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हेली इंडिया समिट
को किसने होस्ट किया है, कौन से स्टेट में? तो ध्यान में रखिएगा ये है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और थीम क्या थी इस समिट के लिए? हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ओके, देखिए इसके अलावा हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? मिस्टर भूपेंद्र यादव। इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 को। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। ठीक है, और थीम क्या थी इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए? मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ छोटा छोटा, हार्नेसिंग टूरिज्म फॉर सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट। ठीक है, तो मेन फोकस क्या था इस समिट का? जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं टूरिज्म के उनको रिड्यूस करना, साथ ही इसके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को हार्नेस करना क्लाइमेट और सोशियो इकोलॉजिकल रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी के पर्पज से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी होस्ट था सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 के लिए, तो याद रखिएगा ये है लद्दाख। नेक्स्ट है द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज 2022 was awarded to 3 scientists for their research in which field। आपसे पूछ रहे हैं कि जो नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक साइंसेज में वो 3 साइंटिस्ट को दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल, और कौन सी फील्ड में दिया गया है, इनके किस रिसर्च के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, देखिए इस साल का जो नोबेल मेमोरियल प्राइज है इकोनॉमिक साइंसेज में वो कौन से 3 लोगों को दिया गया है? फर्स्ट है इसमें फॉर्मर चेयर ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व जिनका नाम है बेन एस बर्नानके। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है डगलस डब्ल्यू डायमंड। ओके, और उसके बाद इसमें थर्ड नेम है फिलिप एच डिबविक का। ठीक है, ये यूएसए से हैं और किस लिए दिया गया है इन तीनों लोगों को? इनके रिसर्च के लिए इनटू बैंक्स एंड द फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो कमेटी के हिसाब से इन्होंने मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की है कि बैंक को फिलहाल किस चीज़ की ज़रूरत है और क्यों ये वल्नरेबल हो चुके हैं, और अब हम उसके बारे में फ्यूचर में क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि इकोनॉमिक साइंसेज में 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। इनके नाम आप फर्स्ट नेम भी याद रखेंगे तो दैट वुड बी एनफ, और इसके अलावा कौन से रिसर्च फील्ड में इनको दिया गया है, तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुलायम सिंह यादव हु पास्ड अवे रिसेंटली सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो मुलायम सिंह यादव का सब जानते हैं कि हाल ही में निधन हो चुका है। आपसे पूछ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन से स्टेट के रह चुके हैं। तो ये वेटरन उत्तर प्रदेश पॉलिटिशियन थे मुलायम सिंह यादव, और साथ ही साथ फाउंडर थे समाजवादी पार्टी के, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। कितनी उम्र पे? एट द एज ऑफ 82 ईयर्स। ठीक है, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के 3 बार। पहली बार थे 1989 से लेके 1991 तक, उसके बाद दोबारा बने 1993 में, फिर 1995 तक, उसके बाद थर्ड टाइम बने 2003 में 2007 तक। ठीक है, इसके अलावा ये यूनियन डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे भी सर्व कर चुके हैं अंडर द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। कब से कब तक? 1996 से लेके 1998 तक। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स हु गॉट मैरिड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 21। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे 21 साल की उम्र अचीव करने के पहले पहले लड़कियों की शादी हो जाती है? ये जो रेशियो है ये सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? तो लेटेस्ट डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे के मुताबिक जो यूनियन होम मिनिस्ट्री रिलीज करती है 54.9% लड़कियां वेस्ट बंगाल में ऐसी हैं जो 21 ईयर्स तक पहुंच भी नहीं पाती हैं और उनकी शादियां हो जाती हैं। ठीक है, और झारखंड में ये वैल्यू थी 54.6%, बहुत ही ज़रा सा डिफरेंस था। और जबकि एवरेज लेवल पे देखें अगर हम तो नेशनल एवरेज था 29.5%। ठीक है, तो याद रखिएगा ये डेटा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया गया है? वेस्ट बंगाल स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेसिंग ड्राइवर वन द फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल इन 2022। तो मैक्स वर्स्टैपेन को हाल ही में डिक्लेयर कर दिया गया है एज द फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन, और इन्होंने हाल ही में कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो जापानीज ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। ठीक है, सेकंड पे थे इसमें चार्ल्स लेक्लेर। फाइन, तो ध्यान में रखिएगा F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं विच टेनिस प्लेयर वन द अस्ताना ओपन फाइनल टाइटल। किसने जीता है अस्ताना ओपन? ये है नोवाक जोकोविच, और इसी के साथ ये इनका 90th टाइटल था इनके पूरे कैरियर का, साथ ही 2022 का चौथा टाइटल था। ठीक है, और किसको हरा के इन्होंने जीता है? तो स्टेफनोस सिटसिपास को ATP के फाइनल सेशन में, जो कि कहाँ हुई थी? अस्ताना में। ठीक है, और इसी जीत के साथ फाइनली अब ये 2022 के ATP फाइनल्स में आ चुके हैं। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये?
सर्बिया से। याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने इसी हफ्ते में टेल अवीव भी जीता है, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो ये हो गए आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आज हम 2 नई कैटेगरीज करने वाले हैं, तो ये भी मैंने कमेंट से ही ली है। जिसने भी सजेस्ट किया था वो अपना नाम ज़रूर लिखेगा कमेंट्स में। तो सबसे पहली कैटेगरी मैंने सेलेक्ट की है कि आज हम लोग कुछ इंडिया की रैंक्स देख लेंगे डिफरेंट इंडिसेस में, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो रैंक्स और इंडिसेस रिलीज होते हैं उसमें इंडिया की रैंक क्या है ये देख लेंगे। उसके बाद सेकेंड हम कुछ आज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स पे फोकस करेंगे, ये हम कभी नहीं करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रोजेक्ट किया है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ वगैरह, ये सब जो डेटा हैं वो यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। और एट लास्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। तो शुरू करते हैं इंडिया की रैंक के साथ। इसमें लास्ट में शायद कुछ स्टेट की रैंक आ गई, इंस्टीट्यूशन, सिटी, तो ये आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बाकी ये सारी इंडिया की रैंक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? सबसे पहले वीपो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 40th, कितनी कंट्रीज के बीच? 132, ठीक है। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही? सबसे पहले था स्विट्जरलैंड, उसके बाद था यूएस और थर्ड पे था स्वीडन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022? तो क्रिप्टो करेंसीज को कौन सी कंट्री बेटर तरीके से अडॉप्ट करती है, इस इंडेक्स में ये बात की जाती है। और इसमें हम थे 4th पोजीशन पे, और फर्स्ट पे कौन सी कंट्री थी? तो ये थी वियतनाम, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है इस इंडेक्स से कि चाइना ने फिर से री एंट्री ले ली है इस इंडेक्स में टॉप 10 लिस्ट में, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूएनडीपीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक थी 132, कितनी कंट्रीज के बीच? 191, ठीक है। और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रही? फर्स्ट थी स्विट्जरलैंड, सेकेंड थी नॉर्वे और थर्ड थी आइसलैंड। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 एडिशन ऑफ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट अक्सर पूछा जाता है क्योंकि। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 87, और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी थी? फर्स्ट पे था जापान, सिंगापुर सेकेंड पे था और थर्ड पे था साउथ कोरिया। देखिए आप फर्स्ट रैंक पे होने का मतलब समझते हैं, जैसे जापान फर्स्ट रैंक पे है, इसका मतलब है कि जापान का जो पासपोर्ट है उसके थ्रू आप सबसे ज़्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि किसका पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। विच स्टेट इज रैंक फर्स्ट इन द नीति आयोग्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021? इसमें तो नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को टॉप किया है कर्नाटका ने, सेकेंड पे था इसमें तेलंगाना, थर्ड पे था हरियाणा और फोर्थ पे था महाराष्ट्र, ठीक है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ जाएंगे तो इसमें मणिपुर टॉप पोजीशन पे रहा, और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो चंडीगढ़ वॉज एट द टॉप, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन वॉज रैंक फर्स्ट इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022? तो NIRF की बात करें तो कौन सी इंस्टीट्यूशन टॉप पोजीशन पे थी? ये है IIT मद्रास, और उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे था IIT दिल्ली और थर्ड पे था IIT बॉम्बे, ठीक है। विच सिटी वॉज रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन द AIU ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022? एक्चुअली इस इंडेक्स में इंडिया से 5 सिटीज़ थी जो इसमें फीचर हुई थी। कौन कौन सी? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु। तो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन सी इंडिया की सिटी हो गई? ये है नई दिल्ली, ठीक है। और अगर ओवरऑल बात करें ग्लोबल लेवल पे तो फर्स्ट सिटी इसमें थी जो नंबर 1 पे थी, ये है वियना ऑस्ट्रिया से, ठीक है। और थोड़ी सी रैंक अगर देखें तो दिल्ली की रैंक थी इसमें 140, मुंबई की रैंक थी 141, फिर चेन्नई की रैंक थी 142, उसके बाद अहमदाबाद की रैंक थी 143 और बेंगलुरु था 146 पे। ये रैंक उतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है फिलहाल, बस आपको ये याद रखना है कि इंडिया से न्यू दिल्ली टॉप पे था, और अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो वियना टॉप पे था। अच्छा, आप इस इंडेक्स में ज़रा सेकेंड और थर्ड पे कौन सी सिटीज़ थी उनके नाम लिखिए कॉमेंट्स में। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं। व्हाट इज इंडियाज लॉजिस्टिक कॉस्ट एज अ प्रपोर्शन ऑफ GDP एज ऑफ 2022? तो 2022 तक की बात करें तो इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कितना परसेंट है GDP का? तो ये है 13 to 14%, ठीक है। और किस लिए इतना है? ताकि सीमलेस मूवमेंट हो सके गुड्स का अक्रॉस कंट्री, ठीक है। व्हाट इज द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इन GDP इन 2018 to 19? तो गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो कितना परसेंट है GDP का? अगर हम इस ईयर तक बात करें तो ये है 1.28%, ठीक है। और ये वैल्यू एक्चुअली इंक्रीज हुई है क्योंकि 2013 से 14 में ये वैल्यू थी 1.15%, ठीक है। और याद रखिएगा जो गवर्नमेंट
का हेल्थ एक्सपेंडिचर है, अगर हम टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर से कंपेयर करें तो 2018 से 19 में ये वैल्यू थी 40.6%। मतलब जितना टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर किसी भी कंट्री में आता है और जो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर कर रही है, इसका रेशियो है कितना, 40.6%। ठीक है। As per the recent NSO data, what was India's GDP growth rate in the first quarter of this fiscal year 2022 से 23? तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहा फर्स्ट क्वार्टर में? इनके मुताबिक ये था 13.5%। What is the real GDP growth forecast for India in financial year 23 by CRISIL? तो क्रिसिल ने एक्सपेक्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी। हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है 7.3%। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। What is the GDP growth projection for India in financial year 23 as per OECD's recent report June 2022? तो OECD की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए कितना रहेगा? 6.9%। और OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। जरा इसका हेडक्वार्टर कमेंट्स में मेंशन करिए, देखें कितने लोग को आता है। What is the fiscal deficit recorded in India for 2021 to 22 in percentage of GDP? फिजिकल डेफिसिट कितना रिकॉर्ड हुआ है इस टाइम पीरियड में? तो ये है 6.71%। As per the recent NSO update, what is the GDP growth estimate of India in 2021 से 22? तो इन्होंने कितना एस्टिमेट किया था? ये 8.7%। As per a recent report, economic losses due to pollution have increased as a proportion of GDP, mainly in which countries? तो पोल्यूशन की वजह से जो इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं वो कौन सी कंट्रीज में देखे गए? तो ये 3 कंट्रीज थी, इंडिया, चाइना और नाइजीरिया। ठीक है। ये वाली कैटेगरी वैसे थोड़ी सी टफ हो जाएगी आपके लिए क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये करवाना है कि नहीं। अगर आपको सही नहीं लग रही है तो अगले बार हम लोग इसको ड्रॉप कर देंगे, अदरवाइज आपको ठीक लग रही है तो फिर हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप इतने डेटा याद रख पाएंगे एक बार में या नहीं, क्योंकि सबकी कैपेसिटी ऑब्वियसली अलग अलग होती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की, और यहाँ पे मैंने वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे थोड़ा डिटेल में बताना था कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन 4.0 इंडिया इनिशिएटिव, ये किसका इनिशिएटिव है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और इसके तहत इन्होंने लॉन्च की है अपनी नई एजुकेशन 4.0 इंडिया की रिपोर्ट। ठीक है। इसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से डिजिटल और जो अदर टेक्नोलॉजीज हैं वो लर्निंग गैप को कम कर सकती हैं, साथ ही एजुकेशन को सभी के लिए एक्सेसिबल बना सकती हैं। और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ एंड युवा। इन सारी ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया था इस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट को लॉन्च किया है। तो ध्यान में रखिएगा, ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ पे एक्चुअली इनिशिएटिव होना चाहिए। फिर सेकेंड न्यूज़ पे आते हैं। सेकेंड न्यूज़ क्या है? इंडिया के क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में लॉन्च की है मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन को, और इसका नाम क्या है? ड्रोनी। ठीक है। इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं। और कब इसको लॉन्च किया गया है? ड्यूरिंग द ग्लोबल ड्रोन एक्सपो, जो कि कहाँ पे हुई थी? चेन्नई में। ठीक है। और इस ड्रोन को मैन्युफैक्चर किसने किया है? गरुड़ एरोस्पेस ने, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी, और इसी वजह से इन्होंने लॉन्च किया है ये। ठीक है। इसके अलावा एक किसान ड्रोन भी लॉन्च किया गया है जिसका एम है एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस करना, पर्टिकुलरली जो एप्लीकेशंस होते हैं पेस्टिसाइड वगैरह उनको स्प्रे करने में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले कि गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ध्यान में रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा जो कैमरा ड्रोन डेवलप हुआ है इसका नाम क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, ड्रोनी। इसके बाद ग्लोबल ड्रोन एक्सपो जो है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये भी आपको याद रखना है कि चेन्नई में हुआ है। ठीक है। और इन सब के अलावा तीसरी चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी कि जो इंडिया की कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी, हाल ही में इन्होंने गाइडलाइंस को जारी किया है रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डीमैट डेबिट एंड प्लेज इंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने के लिए, साथ ही ऑब्लिगेशंस को सेटल करने के लिए। ठीक है। तो सिंपली आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने गाइडलाइंस जारी की हैं रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डीमैट डेबिट एंड द प्लेज इंस्ट्रक्शन। तो ये है सेबी। इसकी डिटेल में आप अगर जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि आप उतना ज़्यादा अवेयर नहीं है इन टर्म से। तो बस आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि डीमैट डेबिट और प्लेज इंस्ट्रक्शन की गाइडलाइन किसने जारी की है हाल ही में? तो ये करती है सेबी। ठीक है।
तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो मुझे आपको बताने थे। और अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nusrat Sana signing off.